बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था कि हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स को हमने यूँ स्टडी किया था कि आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर लेट सपोज मेरे पास एक पाइप है। ठीक है, अब इस पाइप के अंदर जब आपके पास कोई फ्लूइड क्या होगा, फ़्लो करेगा बेटा, लेकिन हमने उसकी फ़्लो की कौन सी कंडीशन उठाई थी कि उसकी मोशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज ना आए, मतलब उनकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या होगी आपके पास बेटा, ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद हमने फिर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर ली थी और उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली थी। आज बड़ी खूबसूरत इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इक्वेशन का तो मतलब ये होता है जिसमें अंदर कोई इज इक्वल टू हो, मतलब जिस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में वो क्या करेगा, इंटर रिलेट करेगा। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना मैथ्स के अंदर ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में क्या कर रही है, इंटर रिलेट का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता बता रही है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बड़ी खूबसूरत ये क्या कहती है कि आपके पास फ्लूइड का फ्लो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि जो स्टार्ट में होगा आखिर में भी वही रहेगा। तो दिमाग तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं जिस डायग्राम को लेने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पाइप है। ठीक है बेटा, ये उसका यहाँ पर क्या है, कोई ओपनिंग है, लेकिन जहाँ से आपके पास क्या है, फ्लूइड इससे निकल रहा है ना, मैं वहाँ वाला एरिया क्या है हूँ, बराबर नहीं बना रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया बेटा, उसका एरिया जानबूझकर छोटा बनाया है, क्योंकि मुझे इस पाइप से तो नज़र आ रहा है कि अगर 5 किलोग्राम आपके पास पानी यहाँ एंटर होगा ना, तो उसी लम्हे 5 किलोग्राम का आपके पास फ्लूइड निकलेगा। ये तो मेरे दिमाग मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ एरिया मेरे पास क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है। क्यों कंफ्यूज हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पाइप लिया है उसके जो हमारे पास दोनों एंड्स हैं उनके हमारे पास एरिया क्या है, बराबर नहीं है। बेटा आप ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ यहाँ पर लगा सकते, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने एक स्टूडेंट सवाल पूछ सकता है कि सर अगर आपके पास क्या है कि पाइप के दोनों एरिया मेरे पास क्या हो, बराबर ना हो, तो पहले से ही मैंने ये सवाल उठा लिया है। ठीक है, कि जहाँ से आपके पास फ्लूइड इधर एंटर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एरिया मेरे पास क्या है, A1 है, और जहाँ से मेरे पास फ्लूइड क्या है, निकल रहा है, वहाँ का एरिया मैंने क्या लिया है, A2 ले लिया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं क्या कहता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ से कुछ फ्लूइड एंटर हो रहा है। फ्लूइड एंटर होने का मतलब ये है कि आपके पास इसके अंदर कितना फ्लूइड एंटर, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज M1 फ्लूइड इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब इसके अंदर 5 किलोग्राम का पानी क्या हो रहा है, या फ्लूइड एंटर हो रहा है। तो ये इक्वेशन कहती है कि आपके पास इधर दूसरे एंड के से भी आपके पास उतना ही मास का फ्लूइड निकलेगा बराबर टाइम में। तो क्या इस बात को दिमाग मान रहा है? सुबह है कि नहीं मान रहा ना। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो है ना थोड़ा सा इस्तेमाल करते, मतलब ये जो इक्वेशन कहती है कि हमारे पास डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2, मतलब ये इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास द फ्लूइड एंटरिंग इनटू अ पाइप इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू द एमर्जिंग फ्लूइड फ्रॉम द पाइप। मतलब ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, डील करती है। मतलब अगर कहीं पर डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछ ले कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तो आप उसको मतलब कि दलाइल तो दे देंगे ना कि ये आपके पास बहाव की इक्वेशन है। बहाव का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्लूइड का बहाव क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा। लेकिन जब आप ये लिख देंगे ना इक्वेशन कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, जितना फ्लूइड का मास क्या होगा, एंटर होगा, उतना ही फ्लूइड का मास सेम टाइम में निकलेगा। शर्त मैंने रख दी है, ये नहीं है कि यहाँ पर फ्लूइड को एंटर होने में 2 सेकेंड लगे और निकलने में 10 सेकेंड लगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना। हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर सेम टाइम। आपके पास टाइम क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द इक्वेशन विच होल्ड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड। याद रहेगी बेटा, गुड। अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। मतलब इन्हीं से ही स्टार्ट करूंगा और आखिर में एक ऐसी मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकलेगी कि उस इक्वेशन को मेरा दिमाग मान जाएगा कि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास हो सकता है। अभी मेरा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा। तो मैं जानता हूं कि आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले आऊँ तो ये रो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। अब ये मेरे पास एक जर्नल इक्वेशन है। जर्नल इक्वेशन का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पर भी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ और मैं इसी को बिल्कुल इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 के तर्ज पर लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा बेटा, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, रो V1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डेल्टा का, क्योंकि मेरे पास मास के अंदर चेंज आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी डेल्टा इंटू रो इंटू डेल्टा 2। अब बेटा आपके पास सवाल पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने वॉल्यूम के अंदर क्या कर लिया है, 1 लिख लिया है ना, मतलब इधर वॉल्यूम 1 है, इधर वॉल्यूम 2 है, लेकिन डेंसिटी के साथ 1 और 2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास दोनों तरफ पानी है, एंटर भी पानी हो रहा है और निकल भी पानी रहा है। अगर एंटर आपके पास क्या है, हवा है, तो निकल भी हवा रही है। गुड, ठीक है। तो मैं क्या हूँ यहाँ पर बेटा, दोनों तरफ जो है डेंसिटीज़ को डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2। इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पर समेट लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा कि अगर वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है ना, या मैं अगर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को जो है ना एरिया की फॉर्म में लिख लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। मतलब कि मैं वॉल्यूम को जो हूँ बेटा आपके पास क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ एरिया मल्टीप्लाई हाइट लिख सकता हूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास क्या है कि इस फ्लूइड का ये तो मेरे पास एरिया क्या है, डेल्टा A1 है, और इसने यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना कवर किया है, मैं कहता हूँ लेट सपोज डेल्टा X1 है। और यहाँ पर इसी तरह आपके पास अगर ये मेरे पास डेल्टा A2 है, तो इसने यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डेल्टा X2। मतलब कि ये वाला एरिया मल्टीप्लाई दिस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम V1 आ जाएगा। और ये वाला एरिया बेटा मल्टीप्लाई ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा,
वॉल्यूम 2 आ जाएगा। तो मैं क्या हूँ बेटा कि इस इक्वेशन नंबर जो मेरे पास लेट्स सपोज को मैं इक्वेशन नंबर 2a कह दूँ, इक्वेशन 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये मेरे पास a इंटू डेल्टा x1, ये a1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास a2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है बेटा, मैंने वॉल्यूम को लिखा बेटा। अब मैं क्या हूँ, आपके पास क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को जो हूँ दोनों तरफ टाइम पे डिवाइड कर लूँ, क्योंकि मैं उनका रेट देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास a1 डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज़ इक्वल टू a2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, गुड, समझ आ रही है कि नहीं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, a1 v1 इज़ इक्वल टू, मैं तो थोड़ा स्टाइल से लिख लूँ है ये वेलोसिटी को, हाँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ख्याल करना। तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा v2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखें कि अगर हमारे पास क्या है, इधर एरिया क्या है ज़्यादा है और इधर एरिया क्या है मेरे पास कम है, तो लेट सपोज अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ रहा है 50 आ रहा है, लेट सपोज मैं मिसाल ले रहा हूँ, तो इसका भी आंसर भी 50 आना चाहिए, इसका भी आंसर भी 50 आना चाहिए। मतलब कि 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 5 और यहाँ पर क्या है 2 × 25 लिख सकता हूँ ना। मतलब कि अगर यहाँ पर एरिया क्या है ज़्यादा है तो फिर स्पीड क्या है कम है, और अगर एरिया कम है तो फिर स्पीड क्या है ज़्यादा है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब कि अगर कहीं पर एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी कम होगी, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर आपके पास स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन से मुझे ये समझ आ गया इक्वेशन नंबर 5 से कि अगर कहीं पर एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फ्लूइड के एंटर होने की स्पीड क्या होगी कम होगी, और जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ से फ्लूइड के निकलने की स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आगे अगर आप क्या कर लेते, पाइप का एरिया फिर बड़ा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, समझ आ रही कि नहीं है, तो वहाँ पर एरिया क्या हो गया है बढ़ गया है, तो वहाँ पर फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। मतलब ये है कि हमेशा एरिया और वेलोसिटी की हमारे पास प्रोडक्ट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया, और अगर इस कांस्टेंट को ख़त्म कर दूं तो मेरे पास जो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगा, तो ये V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। आसान है या मुश्किल है? हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आ गया है कि आपके पास किसी भी जगह पर जब क्या होगी आपके पास एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी। तो हमारे पास क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास तब होल्ड होगा इफ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में फिर बर्नौली इक्वेशन के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह।